हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस खूबसूरत से चैनल पर। आज हम जो कक्षा 9 का पहला अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ, इस पाठ को तो हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर अभी तक आपको वो वीडियो नहीं मिला है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं, या ऊपर दिए गए आई बटन पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं और उसको देख सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो एक्सप्लेन करने के कारण थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो देखिए समझना ज्यादा जरूरी है रटने की अपेक्षा, तो आप समझने पर ज्यादा ध्यान दें। अगर आपको फिर भी लिखना है तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, आंसर नोट करेंगे, फिर आगे स्किप करेंगे। जिन बच्चों को समझना है, आज गारंटी है कि इस वीडियो में आप अच्छी तरह से सारे आंसर को समझ करके जाने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। देखिए आपको क्वेश्चन में कुछ टेम्परेचर दिया रहेगा, गिवन कुछ तापमान दिया रहेगा, उसको क्या करना है, आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब हमने पढ़ा था कि सेल्सियस में बदलने के लिए दिए गए तापमान को क्या करते हैं, यहाँ पर हिंट में आपको दे रखा है सेल्सियस बराबर के माइनस 273। ये जो के है ये केल्विन है। ये क्या है? केल्विन है। केल्विन क्या होता है? ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का। केल्विन क्या है? टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है। तो दिए गए तापमान में से जब हम 273 को माइनस कर देंगे तब क्या होगा, सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ कितना केल्विन दे रखा है, यहाँ 300 केल्विन दे रखा है तापमान। तो दिए हुए तापमान में से हम क्या कर रहे हैं, 273 को घटा दे रहे हैं। दिया हुआ तापमान हमारा है 300, उसमें से क्या घटाएंगे, 273। तो घटाने पर कितना आएगा, 27। और किस में कन्वर्ट करना था, क्वेश्चन क्या था, यहाँ देखिए, यहाँ सेल्सियस में कन्वर्ट करना था, तो 27 डिग्री सेल्सियस आ गया हमारा आंसर। कितना आसान था। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखते हैं। हमें क्या करना है, दिया हुआ तापमान को सेल्सियस में बदलना है क्वेश्चन के अनुसार। प्रश्न हमारा यही पूछ रहा है। तो दिया हुआ तापमान कितना है, 300, ये क्वेश्चन में दिख रहा है हमको, और इसको क्या करना है, सेल्सियस में बदलना है। तो सेल्सियस में बदलने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, सेल्सियस बराबर केल्विन में से जो दिया हुआ तापमान केल्विन है उसमें से 273 घटाना होता है। तो ये कितना आसान है, घटाओ ही तो करना है, जोड़ घटाओ तो आपको आता होगा। 300 में से 273 घटा दीजिए, कितना आया, 27, वही हमारा आंसर है। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है 573 केल्विन, 573 केल्विन, इसको हमको सेल्सियस में बदलना है। कैसे बदलेंगे 573 केल्विन को, तो दिया हुआ तापमान कितना है क्वेश्चन में, 573। तो 573 में से क्या करेंगे, केल्विन में से 273 घटाना है। यहाँ देखिए 273 घटाना है, तो 273 घटा देंगे, कितना आ रहा है, 300 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। यही हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है वो पहले वाले के जस्ट अपोजिट है। पहले वाले प्रश्न में हमने क्या सीखा, हमने सेल्सियस में बदलना सीखा था केल्विन से, और यहाँ पर क्या करना है, सेल्सियस आपको दिया हुआ है उसको केल्विन में बदलना है, उल्टा करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए लिख रखा है केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273। अगर ध्यान देंगे और याद करेंगे तो पहले वाले प्रश्न में क्या करते थे, 273 घटाते थे, किस में से घटाते थे, केल्विन में से घटाते थे। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेल्सियस प्लस 273 कर रहे हैं, इसमें सेल्सियस में क्या कर रहे हैं, 273 जोड़ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है और आपका क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दिया कितना है पहले में, 25 डिग्री सेल्सियस, तो दिया हुआ तापमान हमारा कितना है, 25 है। तो 25 में क्या करना है, जो सेल्सियस में दिया हुआ तापमान है 25 है, उसमें 273 जोड़ देना है। जोड़ लीजिए, ये तो काफी आसान है, कितना हो रहा है, 298। और लास्ट में आपको डिग्री केल्विन लगा देना है। ये केल्विन लगा रहे हैं क्यों, क्योंकि हमें किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है, तो ये केल्विन लगा देंगे। अब देखिए 373 डिग्री सेल्सियस अगला प्रश्न है। अब उसमें भी उसी तरह करना है, उसमें 273 जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है, 646, 646 केल्विन, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखे। ए है उसमें, नेप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। नेप्थलीन की गोली भी आती है,
उसको अगर आप कुछ लंबा समय तक छोड़ दे तो वो क्या करेगा, ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है, मतलब हवा में उड़ जाती है। ऐसा ही आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप हाथ में सैनिटाइजर लगाते हैं। अभी जस्ट कोविड-19 का पीरियड ओवर हुआ है, कोविड-19 गया है, वहां पर लोगों ने मास्क पहना, हाथों में सैनिटाइजर लगाए थे। तो जब आप सैनिटाइजर लगाते होंगे तो आप देखते होंगे कि सैनिटाइजर क्या है, उड़नशील पदार्थ है। हाथ में लगाने के कुछ क्षण बाद जब हाथ में आप उसको रगड़ते होंगे तो रगड़ते वक्त जो उसको उष्मा मिलती है, हीट मिलती है, उसके वजह से क्या होता है, वो उड़ जाता है, गायब हो जाता है आपके हाथों पर से। तो उसी तरह नेप्थलीन को भी रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। इसका कारण लिखना है आपको। उत्तर देखिएगा कि नेप्थलीन क्यों अदृश्य हो जाती है। उसका उत्तर है कि नेप्थलीन एक उड़नशील पदार्थ है, उड़ने वाला पदार्थ है, जो उष्मा पाकर यानी जब उसको हीट मिलता है, हीट एनर्जी गेन करके बिना द्रव्य में बदले सीधे क्या होता है, गैस की अवस्था में बदल जाता है। बताया कि नेप्थलीन की गोली आती है जो कि सॉलिड स्टेट में रहता है, लेकिन जब हम उसको हीट देंगे तो उसको लिक्विड में बदलना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, बिना लिक्विड में बदले हुए, बिना द्रव्य में बदले हुए सीधे क्या कर लेता है, गैस बना लेता है। इस वजह से नेप्थलीन को रखा रहने देने पर वह वायुमंडलीय उष्मा पाकर यानी जो वातावरण में हीट है, गर्मी है, उसको पाकर धीरे धीरे क्या कर लेता है, गैस में बदलकर उड़ जाता है। ये आपका वजह है, इसको ध्यान से देख लें। तीसरा प्रश्न का बी नंबर है कि हमें इत्र जो होता है, सेंट, परफ्यूम, इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, हमारे नाक तक पहुंच जाती है। इसका रीजन देना है कि क्यों पहुंच जाती है। अब देखिए, अगर एक लाइन में इसका आंसर सुनना है तो इसका आंसर होगा डिफ्यूजन यानी विसरण। विसरण एक प्रक्रिया होता है, इसके वजह से कहीं भी आप बैठ जाएं, रूम में किसी कोने में अगरबत्ती भी जला दे तो उसकी सुगंध या इत्र की सुगंध आपके नाक तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर हम इसको सही से लिखें तो पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण के साथ स्वतः अंतः मिश्रित हो जाते हैं, मतलब आपस में आप उसको मिक्स करने नहीं जाते हैं, वो खुद ब खुद आपस में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि जो कणों के बीच के रिक्त स्थानों में अन्य कणों के समावेशित होने के कारण संभव होता है। आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि दो कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। और इसी रिक्त स्थान के कारण क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट भी किया था कि जब हम पानी में चीनी घोले थे तो चीनी कहाँ गायब हो जाता है, जो पानी के दो कण होते हैं उनके बीच के जो रिक्त स्थान थे उसी के बीच में समावेशित हो गया था चीनी के कण। हमने एक्सपेरिमेंट में ये पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो जो रिक्त स्थान होता है उसमें क्या होते हैं कि अन्य कण समावेशित हो जाते हैं। इसके कारण क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो आगे लिखा है, विसरण नामक इस प्रक्रिया के कारण ही इत्र में संयुक्त सुगंध के कण वातावरण में फैल जाते हैं और दूर बैठे व्यक्ति तक आसानी से गंध पहुंच जाती है। यानी एक लाइन में आंसर देना हो तो विसरण के कारण यानी डिफ्यूजन के कारण हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। तो यहाँ पर जो ऊपर जो 3-4 लाइन लिखी हुई है, ये क्या है, विसरण का आपको डिफिनीशन है जो लिख रखा है। अब आगे चले, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। आपको अरेंज करना है किसके हिसाब से, कणों के बीच जो आकर्षण होता है उसके अनुसार से। 3 दिया है आपको ऑप्शन में, ए जल, बी में चीनी और सी में ऑक्सीजन। इन तीनों को आपको व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है कणों के बीच बढ़ते हुए अट्रैक्शन यानी आकर्षण के अनुसार। अगर जल की बात करें तो हम जानते हैं जल क्या है, लिक्विड है, द्रव्य है। तो जो द्रव्य होता है वो गैस की अपेक्षा मजबूत, लेकिन ठोस की अपेक्षा कैसे होती है, उसमें बल जो होती है वो कमजोर होती है। हमने पढ़ रखा है इसको कि गैस के जो कण होते हैं वो आपस में दूर दूर रहते हैं, तो गैस की अपेक्षा द्रव्य का कण जो होता है आपस में टाइटली लिंक्ड होता है, तो गैस की अपेक्षा मजबूत होगा और ठोस की अपेक्षा कैसा होगा, कमजोर बल होगा। वहीं पर चीनी की बात करें तो चीनी कैसा होगा, सॉलिड होता है, ठोस होते हैं, चीनी के दाने होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, आप सभी ने देखा होगा चीनी। तो चीनी कैसा होगा, उसके बीच में सर्वाधिक मजबूत आकर्षण होगा क्योंकि वो ठोस है। ठोस में क्यों होगा सबसे मजबूत आकर्षण,
तो ठोस में अंतराण्विक बल सबसे अधिक मजबूत तथा अंतराण्विक दूरी सबसे कम होती है, ये भी हमने पढ़ रखा है। अब ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन क्या है? आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन क्या है, कि गैस है, और गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दूर दूर रहते हैं, हमने ये भी पढ़ रखा है। सॉलिड जो होते हैं ठोस, उनके मॉलिक्यूल्स काफी आपस में रहते हैं बंधे हुए, बहुत नजदीक नजदीक में। उसी के कंपेयर में बात करें द्रव्य की, जैसे कि जल हो गया, लिक्विड की बात करें, तो वो सॉलिड के कंपेयर में थोड़े से दूर रहते हैं और गैस में सबसे दूर रहते हैं। तो जिनके बीच में दूरियां अधिक होगी उनको तोड़ना आसान होगा, यानी वो सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। असलियत जिंदगी में भी यही रूल अप्लाई होता है, यही नियम चलता है कि जिन रिश्तों में दूरियां अधिक होगी उसको तोड़ना सबसे क्या होगा, आसान होगा, और वो जो आसानी से टूट जाए वही तो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। तो ऑक्सीजन गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरियां सबसे ज्यादा होती है, इसलिए सर्वाधिक कमजोर बल किसका होगा, ऑक्सीजन गैस का। तो अब हम किस ऑर्डर में अरेंज करना था, अरेंज करना था कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार। तो हम इस तरह से अरेंज कर देंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद जल में बढ़ेगा आकर्षण और सबसे ज्यादा हो जाएगा चीनी। तो आपको कारण के साथ ये जो ऑर्डर है जो व्यवस्थित करना था वो आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है, ये आपको बताना है। भौतिक अवस्था मतलब फिजिकल स्टेट क्या होगा, जो आपको दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर नीचे ऑप्शन में, उसके हिसाब से क्या होगा भौतिक अवस्था जल का, ये आपको क्लियर करना है। पहला है आपको 25 डिग्री सेल्सियस, बी में 0 डिग्री सेल्सियस और सी में 100 डिग्री सेल्सियस। पहले 0 देखते हैं, 100 देखते हैं, बाद में 25 देखेंगे, उसका कारण भी आपको पता चल जाएगा। हम लोग जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जल बर्फ बन जाता है। क्या बनता है, बर्फ बन जाता है। हमने देखा है कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंच जाता है सेल्सियस में, तो आसपास में जो पानी होता है वो बर्फ बन जाता है। तो बर्फ कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, ठोस होता है बर्फ। तो उस समय हम क्या कहेंगे कि जल किस अवस्था में है, ठोस की अवस्था में है। अब आगे चलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पानी को तापमान देंगे तो क्या होगा, जल उबलने लगेगा, पानी उबलने लगेगा और उसके बाद भाप बन के उड़ जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प का रूप ले लेता है, इवापोरेट हो जाता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जल वाष्प का रूप लेकर के क्या होता है, उड़ जाता है। अब हम आते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर। 25 डिग्री सेल्सियस लिखा हो आपको क्वेश्चन में, 30 लिखा हो, 35 लिखा हो, कितना भी लिखा हो, अगर इस कंडीशन में पूछे कि जल की भौतिक अवस्था क्या होगी तो आप क्या जवाब देंगे। देखिए 0 पर तो ठोस था और 100 डिग्री सेल्सियस पर हमने देखा कि जल वाष्प का रूप ले लिया। तो 0 और 100 के बीच में कोई भी टेम्परेचर, कोई भी तापमान आपको प्रश्न में दे दे, 30 दे दे, 35 दे दे, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में 25 ही देगा, 30 ही देगा, 35 ही देगा, 40, 50 कुछ भी दे सकता है। तो कोई भी बीच का टेम्परेचर दे, कहने का मतलब ध्यान से सीखिएगा, 0 और 100 के बीच का कोई भी टेम्परेचर दे दे, 30 दे, 35 दे, कुछ भी दे दे, जैसे यहाँ क्वेश्चन में 25 दे रखा है, तो उस तापमान पर जल क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, द्रव की अवस्था में रहता है। क्योंकि अगर भाप बनना है तो उसको 100 डिग्री चाहिए और अगर उसको ठोस बनना है, बर्फ बनना है तो 0 चाहिए, और इन दोनों के बीच का कुछ भी रहे तो वो किस अवस्था में रहेगा, द्रव्य की अवस्था में रहेगा, जो उसका नेचुरल अवस्था है। तो यहां से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न है आपका, पुष्टि हेतु कारण दे। मतलब आपको एक्सप्लेन करना है रीजन को कि अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है। ए में आपसे पूछ रहा है कि जल कमरे के ताप पर द्रव्य है, रूम टेम्परेचर जो होता है उस टेम्परेचर पर जल जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कैसा होता है, द्रव्य होता है। इसका कारण है कि जल को ठोस अवस्था में रहने के लिए, सॉलिड स्टेट में रहने के लिए जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पिछले प्रश्न में हमने देखा कि ठोस कब होगा, बर्फ कब बनेगा, जब टेम्परेचर हम 0 डिग्री देंगे। उसी तरह सेल्सियस अवस्था के लिए, सॉरी गैसियस अवस्था के लिए जल के तापमान को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। पिछले प्रश्न में हमने देखा कि जल वाष्प में तब परिवर्तित हुआ जब हमने उसको 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर दिया था।
और उससे बीच के किसी भी टेम्परेचर पर, हमने पिछले प्रश्न में भी एक्सप्लेन किया कि 20 रहे, 25 रहे, 35 रहे, 40 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच का कोई भी टेम्परेचर पे जल क्या होगा, अपने नेचुरल स्टेट में रहेगा, जो कि कौन सा स्टेट है, द्रव है, वो लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा। तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान को हम लोग क्या कहते हैं, कमरे का तापमान कहते हैं। रूम टेम्परेचर जो हमारा होता है, जिस रूम में हम रह रहे हैं, वो 20 से 25 डिग्री का होता है। तो चूंकि यह तापमान 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, इस वजह से क्या होगा, जल इस तापमान पर द्रव्य में रहेगा। अभी पीछे ही समझा था, अब दोबारा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तापमान 0 डिग्री जहां पर जो जल है वो ठोस में रहता है, और 100 डिग्री जहां पर वो भाप बन जाता है, उसके बीच में है, तो ये किस में रहेगा, ये द्रव्य में रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब उसी का बी है, लोहे की अलमारी जो होती है वो कमरे के ताप पर ठोस है। मतलब रूम टेम्परेचर पे ये अलमारी जो आपको कह रहा है वो सॉलिड है। ऐसा क्यों, इसका रीजन देना है। आपने अपने कमरे में अलमारी देखा होगा, गोदरेज देखा होगा, क्या वो रूम में रखे रखे पिघल जाता है? रूम में जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का, उसमें क्या है, वो पिघलता है? नहीं पिघलता। तो अगर नहीं पिघलता है तो क्यों नहीं पिघलता है, क्यों ठोस है, इसका कारण आपको बताना है। तो देखिए, लोहे की अलमारी जो होती है, अलमीरा जो होती है, वो कमरे के ताप पर निश्चित आयतन और आकार वाला होता है। उसका एक डिफिनिट शेप होता है और निश्चित आयतन होता है, और इसके कणों के बीच में क्या होता है, मजबूत आकर्षण बल क्रियाशील रहता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो इतना ज्यादा होता है कि वो फिक्स शेप वाला होता है रूम टेम्परेचर पर। उसका ना ही आयतन बदलता है और ना ही आकार बदलता है, इसीलिए अलमीरा को ठोस अवस्था में माना जाता है रूम टेम्परेचर पर। बस इतना ही इसका सिंपल सा आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, 273 डिग्री केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर, मतलब 273 डिग्री केल्विन पर ही ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? अब इसका उत्तर देखिएगा, 273 डिग्री केल्विन मतलब सेल्सियस में बदलेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की अपेक्षा बर्फ के कणों की ऊर्जा कम होती है, और जल का हिमांक 273 डिग्री केल्विन होता है। हम लोगों को पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या बनता है, बर्फ बन जाता है। 273 डिग्री केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर अवस्था परिवर्तन के लिए उष्मा की आवश्यकता नहीं होती है। मान लीजिए बर्फ आपको दिया गया है, उस बर्फ को और ठंडा करना है, तो बर्फ कब बनेगा, कोई भी जल जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे, और उस बर्फ को और टेम्परेचर घटाना है और ठंडा करना है, तो मतलब टेम्परेचर कहां जाएगा, तापमान माइनस में जाने वाला है। समझ रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान और घटाएंगे तो -1, -2, टेम्परेचर तो -1 डिग्री, -2 डिग्री में जाना है। तो उसके लिए हमको हीट देने की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उष्मा देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अगर गर्म करेंगे तो टेम्परेचर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इस तरह से बढ़ने लगेगा। हमें तो और घटाना है, तो उसके लिए हमें हीट देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर अभी घटाना है। जबकि जल को ठंडा करने पर, अगर आपके रूम में कोई, अभी जैसे गर्मी का समय चल रहा है, कोई जल रखा हुआ है, तो वो भी तो गर्म हो रखा होगा, पानी गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है, वातावरण में जो गर्मी होती है उसके हीट को वो पानी ने क्या किया, अब्सॉर्ब कर रखा है, उस हीट एनर्जी को। तो उस जल को अगर हम ठंडा करेंगे फ्रीज में डाल के किसी भी तरह, तो उस जल को ठंडा करने पर वो क्या करेगा, उष्मा का नुकसान करेगा। उष्मा का नुकसान मतलब तापमान का नुकसान कर रहा है, टेम्परेचर उसका घट रहा है। तो ये जो गुप्त उष्मा और अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊर्जा का जो नुकसान हुआ है, आवश्यक ऊर्जा के कारण जो है जल की शीतलता का प्रभाव क्या हो रहा है, अधिक प्रदर्शित हो रहा है। तो यही रीजन है। अब आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? अगर आपको गर्म जल जो खौल रहा है जल, उस जल से, और आपको भाप दे दिया जाए, उसमें से दोनों को अगर हाथ पर डाल दिया जाए तो किससे जलने की तीव्रता ज्यादा महसूस होगी? चलिए इसको समझते हैं। देखिए, जल को उबालते हैं हम 100 डिग्री सेल्सियस पर, यह उबलने लगता है। तो जल को उबालने के लिए लगा हुआ जो हीट एनर्जी है, लागत जो उष्मा है,
उसके अतिरिक्त वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा ग्रहण करते ही भाप बनता है। ये लाइन अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हम समझ लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन समझते चलेंगे। अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख लें और आगे स्किप करके वीडियो में जा सकते हैं, पर एक बार समझ लेते हैं तो लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहेगा, लंबे समय तक दिमाग में रहेगा बात। देखिए, जल को हम उबालेंगे तो कितना टेम्परेचर चाहिए? 100 डिग्री के आसपास हम टेम्परेचर लगाएंगे। लेकिन हमने पढ़ा है कि भाप बनाने के लिए यानी वाष्पीकरण करने के लिए हमको 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? जो 100 डिग्री सेल्सियस जो जल को उबालने के लिए तापमान देना पड़ रहा है, उससे ज्यादा तापमान हमको वाष्पीकरण करने के लिए देना पड़ेगा। तो जो वाष्प है वो एक्स्ट्रा टेम्परेचर लेके चल रहा है। 100 डिग्री तो पहले से था और उससे ज्यादा जब तापमान मान लीजिए 120 दे दिए, 125 दे दिए, तो ये जो 20 डिग्री और 25 डिग्री एक्स्ट्रा तापमान है वो किसके पास है? भाप के पास है। जो अभी पानी भाप बना है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया हुई है, उस प्रक्रिया के बाद जो भाप बना है, उस भाप के पास ये 20-25 डिग्री एक्स्ट्रा टेम्परेचर होगा ना, क्योंकि जल तो उबल जा रहा था 100 डिग्री पर, और वाष्पीकरण की जो गुप्त उष्मा जिसको हम यहाँ पर कह रहे हैं, वो गुप्त उष्मा क्या है? 100 डिग्री के बाद जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर हमने दिया है 20 डिग्री 25 डिग्री, तो ये जो उष्मा एक्स्ट्रा है किसके पास? भाप के पास। अगर टेम्परेचर एक्स्ट्रा है तो आप ही बता दें कि 100 डिग्री वाला ज्यादा नुकसान करेगा या 125 डिग्री वाला ज्यादा नुकसान करेगा? तो आप भी आंख बंद करके जवाब दे सकते हैं कि 125 डिग्री वाला ज्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि 125 डिग्री टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा होता है। अब समझ में आ गया? तो इसी को लिखा हुआ है कि जल को उबालने के लिए लगा हुआ जो उष्मा होता है, उसके अतिरिक्त वाष्पीकरण, मतलब जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर 20 या 25 डिग्री जैसा कि हम अभी देखे, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा ग्रहण करके ही भाप बनता है। क्योंकि 100 से एक्स्ट्रा देंगे तभी हम भाप बनाएंगे, और अधिक उष्मा ग्रहण करने के कारण भाप में जलने की तीव्रता अधिक होती है। हमने देखा कि 100 से ज्यादा दिया टेम्परेचर, 20 डिग्री 25 डिग्री 30 डिग्री जितना ज्यादा हमने दिया तो अधिक उष्मा ग्रहण कर लिया। अधिक टेम्परेचर ग्रहण करने के बाद जो भाप बना है उसके पास टेम्परेचर ज्यादा है, तो वहां पर जलने की तीव्रता अधिक महसूस होगी। आपको अभी ये अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर सीधे लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करें, आप उतना वेट नहीं करें और लिख करके आराम से स्किप कर सकते हैं। अब आपका 9वां और आखिरी प्रश्न है, उसमें एक चित्र दिया हुआ है, पिक्चर दिया हुआ है, और वहां पर आपको ए बी सी डी ई और एफ, देखिए यहां पर ए बी सी डी ई और एफ यहां पर दिया हुआ है, और इसमें अवस्था परिवर्तन हुआ है, और उस अवस्था परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं उसको नामांकित करना है, उसका नाम बताना है। ठीक है, एक बार हम इसको क्लियर कर लेते हैं। चलिए, अब आपको आसानी से दिखेगा। अब यहां पर देख रहे हैं कि ठोस दिया हुआ है, यहां पर एक एरो बनाया हुआ है। एरो क्या दिखा रहा है? इस तरफ एरो का साइन, कि ठोस से द्रव्य बन रहा है, ठोस अवस्था से लिक्विड अवस्था की तरफ जा रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो जो ए है, ए में हमको इसका नाम बताना है। तो ए में ठोस से द्रव्य की ओर जो जा रहा है, इस अवस्था को हम लोग संलयन कहते हैं, पिघलना। जब कोई चीज पिघलता है तभी वह ठोस से द्रव्य अवस्था में जाता है। एग्जाम्पल में जब हम बर्फ देखें तो बर्फ पिघल करके लिक्विड यानी जल बनता है, तो उसको क्या कहते हैं? पिघलना ही कहते हैं, बर्फ पिघला। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे पिघलना या संलयन। आगे देखते हैं बी में कि द्रव्य है यानी लिक्विड है, लिक्विड से गैस बन रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो द्रव्य से जब गैस बनेगा तो उसको हम कहेंगे वाष्पन या वाष्पीकरण का प्रक्रिया हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है। अब सी में हम देखते हैं, सी में गैस से द्रव्य बन रहा है। यहाँ देखिए सी है, गैस ये रहा आपका, और गैस से द्रव्य। कैसे पता चला कि गैस से द्रव्य बना रहा है? हमने देखा कि गैस से द्रव्य की तरफ ये एरो है, ये जो तीर है गैस से द्रव्य की तरफ जा रहा है, तो गैस से द्रव्य बना रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे। अब डी की बात कर ले, डी में हम देख पा रहे हैं कि द्रव्य से ठोस की तरफ तीर का निशान जा रहा है, तो डी में द्रव्य से ठोस बन रहा है। तो जब हम लिक्विड से ठोस बनाते हैं, सॉलिड बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं घनीकरण या ठोसीकरण। जैसे कि हम पानी से बर्फ बना रहे हैं, वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब ई में देख ले, ई में ठोस से गैस बन रहा है। ई कहाँ गया हमारा? यहाँ पर देखिए, ई में ये रहा ठोस है, ठोस से सीधे एरो जा रहा है गैस की तरफ, ठोस से गैस बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं उर्ध्वपातन।
ठोस से जब हम गैस डायरेक्ट बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, उदरपातन। अब F में देख ले, F में हम गैस से डायरेक्ट ठोस बना रहे हैं, तो आप या तो ठोस से गैस बना ले या गैस से सीधे ठोस बना ले, इस दोनों को ही सेम कहते हैं उदरपातन। तो ये सारे प्रोसेसेस के नाम थे, जो परिवर्तन है, अवस्था परिवर्तन थे, उसको नामांकित करना था यहाँ पर, जिसका नाम हमने लिख लिया। इसी के साथ आपके पाठ का प्रश्नोत्तर समाप्त हुआ। जल्द ही पाठ के अंदर के जो प्रश्न उत्तर है उसका भी एक वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब वो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी हेल्प मिली हो तो इसको आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वो इसको समझ सके, देख सके और इसका फायदा उठा सके। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।